ओके सो व्हाट इज अप मित्रों, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सभी लोग एकदम बढ़िया हो, जोरदार हो, तूफानी हो, ताबड़तोड़ हो, छारे मचा रहे हो, सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है। किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं, दिक्कत नहीं, और सब एकदम धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई में मचा रहे। सो एवरीबॉडी वेलकम टू दिस सेशन, जहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं एडवांस्ड अकाउंटिंग के, जो यार अपनी पढ़ाई के समय ध्यान रखना। बहुत क्रूशियल फेज चालू है आप लोग की पढ़ाई का, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें आपका ध्यान बना रहना चाहिए। 7-8 पॉइंट यहां पे बोलूंगा, 5 मिनट में सब आपको बता दूंगा, तो प्लीज इस पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप लोग को क्लास के दौरान से चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, अभी भी बोल रहा हूं, क्लासेस जब खत्म हो चुकी है, कि भैया अगर आईसीआई की एग्जाम में पास होना है तो उनकी आईसीआई की जो स्टडी मटेरियल है, आरटीपीए, एमटीपीए, पीवाईक्यूज है, प्लीज इसको अच्छे से करो। सबसे पहले आपका प्राइम फोकस इस पे रहना चाहिए। मैं आपको ये बोलूंगा, ये छोड़ के कोई और ऑथर की कोई और बुक पे अभी फोकस नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि आप सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल पूरी कवर कर लो, इसके सारे जो क्वेश्चन है गेट देम डन। उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। अब एक गलती ना आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक गलती जो करते हो कि आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू मैं क्या करूंगा, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन के दौरान पढ़ूंगा। अभी फर्स्ट रिविजन में क्या करता हूं, इसको छोड़ के बाकी सिलेबस निपटा देता हूं। बेटा ये चीज याद रखना, जो फर्स्ट रिवीजन में पढ़ोगे वही सेकंड थर्ड रिवीजन में आप पढ़ पाओगे, आगे नया कुछ नहीं पढ़ पाओगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू आप ये फर्स्ट रिवीजन के समय ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ ही इसको निपटा दो। अब ये जब फर्स्ट डिवीजन में आप इसको पढ़ते हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपने करना है, एबीसी मार्किंग करने लगना। एबीसी मार्किंग मतलब, अब इसमें सपोज कोई एक चैप्टर आपने उठाया, उसमें 5 क्वेश्चन थे, उसको ए बी सी मार्किंग करो, कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा कम इंपॉर्टेंट, उस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें ए वाले सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के रख लो। आपके पास एक पेज होना चाहिए कंटेंट्स का, जिसमें आपने कौन से क्वेश्चन पढ़े हो और वो कौन से पेज पे है। ए वाले कौन से क्वेश्चन कौन से पेज पे, वो मार्क कर लो। बी वाले कौन से क्वेश्चन कौन से पेज पे, वो मार्क कर लो। ये आपको सेकंड थर्ड रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, आपकी पढ़ाई की स्पीड बहुत फास्ट करवाएगा। तो सिस्टमैटिक तरीके से एक पूरा टेबल बनाना, जिसमें ए कैटेगरी के क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से पेज पे, राइट, टॉपिक बाय टॉपिक वो सारी चीजें लिखते जाना। अब सेकंड, एक बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से हमने करना चाहिए। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल में जितने दिए हैं वो कर लो। हर टॉपिक हर चैप्टर के एंड में उन्होंने दिया है, सो ये आपने करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ केस बेस्ड एमसीक्यूज की कहां से करें, तो एमसीक्यू की बुकलेट से कर लो। उसकी भी एमसीक्यू की बुकलेट आईसीआई ने निकाली, अपने वेबसाइट पे डाल के रखी है, तो प्लीज मेक श्योर आप वो कर ले। वो छोड़ के आप पीवाईक्यूज के अगर और केस बेस्ड एमसीक्यूज कर लेते हो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक जो गलती, एक रीसेंट अभी मैंने बच्चों की ऑब्जर्व की है, सर मेरे को ना 500 700 1000 केस बेस्ड एमसीक्यू करना है, मैं पागलपन कर दूंगा इसको कवर करने के पीछे। नहीं, इसको अगर आपको शिद्दत से एग्जाम में अप्रोच करना है, तो आपने एक चीज यहां पे इंश्योर करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसकी जो आईसीआई ने अपने बुकलेट में दिया है, करीबन इसके 35 क्वेश्चन दिए, वो छोड़ के आप एग्जाम के देख लोगे तो हर एग्जाम के 2-2 करके 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो दैट इज इनफ। आपको उससे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, रादर देन जस्ट ट्राइंग टू कवर मोर एंड मोर केसेस, क्योंकि आईसीआई हर अटेम्प्ट में नया केस देगा। ऐसा नहीं होगा कि जो देखा हुआ केस है वही आपको आने वाला है। आया तो बहुत बड़ा किस्मत की बात है वो, ठीक है, बट आईसीआई के पास बहुत कंटेंट है अब नया आपको देने के लिए। आप जब ये पढ़ोगे भी, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप जब इसको पढ़ रहे हो, आपको क्या कंसेप्ट रिकलेक्ट हो रहे हो, और जिस कंसेप्ट का आपको क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन से आप क्या बराबर आंसर दे पा रहे हो क्या। अगर आप दे पा रहे हो, मतलब आप ये समझ जाओ कि आपकी पढ़ाई सही ट्रैक में जा रही है। अब इसमें ना एक आपको सीक्रेट बताऊंगा, जब आप एमसीक्यू बेस्ड केसेस सॉल्व करते हो, सॉरी केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो इसमें ये चीज करना, सपोज एक केस आपको दिया है, केस में आपको 4 क्वेश्चन दिए, तो पहले ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो, तो आपको समझ जाएगा कि ये केस में वो क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीज पूछनी है। अब आईसीआई क्या करता है, बहुत ही रैंडम केसेस बनाता है। एक केस में AS9 भी कवर करेगा, 11 भी कवर करेगा, 12 भी कवर करेगा, सब कवर करेगा। तो आप जब स्टार्टिंग में केस पढ़ते हो और क्वेश्चन नहीं पता ना, तो आपको ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में आपको केस पढ़ते वक्त आपको किस चीज के बारे में समझना है, किस चीज पे फोकस करना है। आप बस पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो। और ऐसा भी होता है केस का फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा से लिंक नहीं होता है, क्योंकि दोनों में बहुत अलग अलग एएस की बात चालू है। तो आप पहले क्या कर लो, केसेस जब पढ़ रहे हो, तो केस पढ़ने के पहले उसके क्वेश्चन का एक ओवरव्यू कर लो। क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लोगे तो आपको समझ जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा एज पर AS9 ये क्या होता है, एज पर AS12 ये क्या होता है, ये सब वहां पे दिया रहेगा। अब जब आप उसका केस पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पे AS12 की बात हो रही है, और इसके रिगार्डिंग नीचे कुछ पूछा हुआ था। So that will give you a better understanding while you go through the cases. Okay, next इसके बाद
आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि 6 टॉपिक्स जो हमको एग्जाम में 50 मार्क के लिए आते ही आते हैं। तो इसका मैं लिंक भी बायो में अटैच कर दूंगा, ये सभी लोग देख लेना। और मैं टाइम स्टैम्प भी लगा के देखूंगा कि इस टाइम पे लगभग 5 मिनट हो रहे वीडियो पे, तो इस टाइम पे मैं आपको वो वीडियो में ऊपर भी एक ऑप्शन आता है कहीं वो देखने का, तो ये जब टाइम आएगा तो मैं इसका वीडियो अटैच कर दूंगा साथ में, जब मैं बोल रहा हूं आपको साथ ही साथ ऊपर दिख जाएगा। तो आप ये वीडियो देखना, ये 6 टॉपिक्स पे आपने ज्यादा फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको 50 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। ये इसमें अमेल्गमेशन, कंसोलिडेशन वगैरह होता है। अब ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होता है ना, ये डिफिकल्ट टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि भैया ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसमें मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आपको एक चीज बोलूंगा, इस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हुआ तो ये टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना। एग्जाम में आईसीआई अकाउंट्स में जो आपको मार्किंग देती है ना, स्टेप वाइज देती है, तो जरूरी नहीं है पूरी बैलेंस शीट टैली करके लाना या पूरा क्वेश्चन का आंसर पूरा 100% सॉल्व होना चाहिए। जितना होता है उतना तो एटलीस्ट करके आओ। ठीक है, तो 14 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, आपको 6, 7, 8 कुछ भी मिल सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर छोड़ के जाते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर को स्ट्रेट अवे 14 मार्क्स का एडवांटेज दे रहे हो। डू नॉट डू दैट मिस्टेक। तो ये वीडियो प्लीज सभी लोग देख लेना, ये वीडियो सभी लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये भी कुछ 5 मिनट का रहेगा। ओके चलो, अब यहां पे सर जैसे अमेल्गमेशन, कंसोलिडेशन हो गया, वो सब चीजों का रिवीजन भी करना है, तो मैं रिवीजन के प्लेलिस्ट की भी लिंक यहां पे अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये सारी जितनी लिंक विंक अटैच करूंगा ना, ये लिंक इन बायो लिखा है बट बायो नहीं, ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी लिंक अटैच करूंगा सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपके टॉप 10 एएस का भी एक वीडियो बनाया है, वो भी प्लीज देख लेना। टॉप 10 एएस का जो वीडियो है वो भी प्लीज देख लेना। उसमें भी अब जब मैं आपको बोलता हूं ना 6 टॉपिक्स जो 50 मार्क्स के लिए आने चाहिए, टॉप 10 एएस, तो बेटा ये मैं पास्ट एग्जाम के बेसिस पे देख के पूरा आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीजें आईसीआई अक्सर पूछता है। इसका मतलब मैं आपको ये कभी भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि सिलेक्टिव स्टडी करो, केवल इतना पढ़ के जाओ, बाकी चीजें छोड़ दो, बाकी चीजों को मारो गोली। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पढ़ के तो जितना जाओगे उतना ज्यादा पेपर सॉल्व करके आओगे, उतना पेपर जितना ज्यादा सॉल्व करके आओगे उतना कॉम्पिटिटर के ऊपर आपको स्ट्रेट एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी लिंक इन बायो लिखा है बट इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बायो नहीं है वो डिस्क्रिप्शन है। अब पेपर प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस आपने अभी करना चाहिए। जैसे आपको बताऊं कुछ कुछ चीजों की प्रैक्टिस, जैसे पीएनएल बैलेंस शीट जब शेड्यूल 3 के अनुसार बनाना है, तो बच्चों को इसमें प्रेजेंटेशन करते वक्त एग्जाम में दिक्कत जाती है, तो अभी से उसके प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। आप जब इसकी प्रेजेंटेशन भी करते हो ना, तो बच्चे एक गलती करते हैं कि चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर उठाया, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करना है। नहीं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करो। बाकी जो आप सिंपलर क्वेश्चन है उसमें एक एक पॉइंट देख लो, ट्रायल बैलेंस का ये पीएनएल में जाना चाहिए, बैलेंस शीट में पीएनएल में कहां जाना चाहिए, बैलेंस शीट में कौन से आइटम के कौन से सब आइटम में वो जाएगा, वो चीज आपके दिमाग में वैसे माइंड मैपिंग चलनी चाहिए। ठीक है, दैट इज हाउ यू प्रॉपरली प्रैक्टिस। और यहां पे जब मैं पीएनएल बैलेंस शीट भी बनाता हूं शेड्यूल 3 के अनुसार, तो शेड्यूल 3 में आपको प्रॉपर बोला है कि कोई भी एक आप आइटम लिखते हो तो उसका आपको प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी डिटेलिंग करना है। अब नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेलिंग नहीं करके, जैसे पीपी में मेरे पास 4 पीपी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फलन एंड ढिमकाना, जो भी, तो उसको बैलेंस शीट में ही पूरी डिटेलिंग नहीं करना, प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस भी दिया है, ऑथोराइज्ड इशूड की भी डिटेल्स पूरी अलग अलग है, तो वो सारी डिटेलिंग आपको नोट्स टू अकाउंट्स में करनी है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस अभी से पूरी कर लो। एएस के जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं उसका जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो उसको प्रॉपरली 3 हिस्सों में तोड़ के लिखो, कोट, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं, अब आईसीआई की स्टडी मटेरियल भी देखोगे ना तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस को पूरा एक पैरा में भर देते हैं, वैसा प्लीज प्रेजेंटेशन मत करना। मेक इट सिंपलर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। आज अगर आपको कोई एक पत्र लिखता है, ठीक है, आपके खास मित्र अगर आपको एक पत्र लिखते हैं, अब पत्र लिखते हैं आपको, उसमें अगर छोटे छोटे पैरा में आपको तोड़ तोड़ के चीजें दी, पहले पैरा में एक टॉपिक की बात की, वो टॉपिक खत्म, पैरा खत्म, फिर दूसरे पैरा में दूसरे टॉपिक की बात की, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। बट अगर पूरा एक साथ घुसा दिया, आप बोलोगे हाँ बहुत अच्छा पत्र लिखा आपने, वो सामने वाला अगर पूछेगा ना क्या लिखा, तो आपको तब तुरंत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले पढ़ने की इच्छा नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? पूरा एक साथ घुसा दिया। तो एएस के थियरी क्वेश्चंस में भी याद रखना, पूरा आंसर एक साथ नहीं घुसा देने का, प्रेजेंटेशन को तोड़ने का। पहले एएस, जिस एएस की बात हो रही है और जिस एएस का रेलेवेंट पैरा वहां पे पूछा गया है उसको कोट कर दो। As per AS4, contingencies and events occurring after balance sheet date, adjusting events are those significant events. Adjusting events की बात की है क्वेश्चन में, तो adjusting events को यहां पे कोट कर दो।
तो एएस का नाम, फिर उसमें एडजस्टिंग इवेंट्स, वो सब यहाँ पे कोड कर दो। उसके बाद फिर एनालिसिस, अब जो केस आपको दिया है क्वेश्चन में उसको एनालाइज करके बताओ कि उसमें एग्जैक्टली दिया क्या है और हमारे एएस से वो रिलेट कैसे होता है। और फिर ये कोट और एनालिसिस के बेसिस पे प्रॉपर कंक्लूजन लिखो कि अब आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो ये चीज सभी लोग यहां पे मेक श्योर करना। और ये मैंने आपको पहले खैर बता दिया, अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो आपके जो यहां पे पीएनएल बैलेंस शीट ये सब बनाते हो ना, इसके एक एक पॉइंट के प्रेजेंटेशन पे भी आपको मार्किंग रहेगा। यहां पे भी आपको एक एक पॉइंट, जितना एग्जामिनर को समझता गया चीजें उतना वो आपको मार्किंग देते रहेगा। अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, बड़े बड़े चैप्टर्स में पॉइंट बाय पॉइंट आपको मार्किंग मिलेगी। सो मेक श्योर आप कोई भी चीज छोड़े नहीं। भले ही वो आपको आधी समझे या डिफिकल्ट लगती हो तो आप आधा उसको करके जाओ, बट करके जाओ, एग्जाम में सॉल्व करके आओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं यहां पे बोलता हूं कि जब हम रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं तो रिटर्न प्रैक्टिस हमने वही क्वेश्चंस की करनी चाहिए जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो। अब जनरली देखो, क्वेश्चंस हम जब पढ़ते हैं, मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पढ़ के पूरा क्वेश्चन समझ गया, सिंपल सी कैटेगरी। पढ़ लिया, 10 में से 8 पॉइंट समझे, 2 पॉइंट नहीं समझे, बी कैटेगरी। 2 पॉइंट का रिटर्न प्रैक्टिस करो बस, पूरे 8 पॉइंट बाकी के लिखने जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पूरा पढ़ते स्टार्टिंग से एंड तक और ऐसा लगता है भाई ये लिखा क्या था, इन्होंने बोलना क्या चाहते, वो क्वेश्चन की पूरी रिटर्न प्रैक्टिस करो। और वो क्वेश्चन को ए कैटेगरी में बोलता हूं। तो एबीसी कैटेगरी मैंने आपको मार्किंग करने बोला था, उसमें अभी आपको रिटर्न प्रैक्टिस जो करनी है वो मेजॉरिटी ए कैटेगरी क्वेश्चंस की होनी चाहिए। बी सी में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। बी में केवल जो पॉइंट्स नहीं आते वो पॉइंट्स की रिटर्न प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट है, जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करते हो तो इट शुड बी टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड रिटर्न प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आपको एग्जाम में 100 मार्क को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट्स मिलने वाले, 180 मिनट मिलने वाले। यस, तो आपके पास 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है। तो आप समझो आपने कोई एक क्वेश्चन लिया जो 10 मार्क का है, तो आप अब उसमें कोशिश कीजिए कि वो 18 मिनट के भीतर भीतर आप उसको खत्म कीजिए। और आप उसको कोशिश जनरली ये कीजिए कि 15-16 मिनट में उसको खत्म कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बचा के रखना जरूरी है। कहीं किसी क्वेश्चन में एग्जाम में मेरे को ज्यादा समय लग गया, अब एग्जाम में आप लोग को लू ब्रेक्स भी लगती है। यस, वॉशरूम भी जाने का लोगों को समय चाहिए, तो भैया हो गए ना 4-5 मिनट टूट गए वहां पे आपके। तो ये क्या चीज हो गई, आपने कोशिश करना है कि ये 1 मार्क को आप 1.5 मिनट्स, 1.6 मिनट्स में जितना कवर कर सकते हो उतना बेहतर है। राइट, और फिर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेटा आप एग्जाम देने जब जाते हो ना तो ट्रीट इट एज एन एग्जाम, डू नॉट मेक इट योर टेस्ट सीरीज। आप फर्स्ट टाइम ही जो पूरा 100 मार्क का रिटर्न प्रैक्टिस करते हो अगर एग्जाम में जाके करोगे तो आपकी टेस्ट सीरीज बन जाती है वो। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आप एग्जाम में एग्जाम देने जाइए, एटलीस्ट 2 टेस्ट तो पहले से यार अपियर कीजिए। और अभी समय है आपके पास। आप जब टेस्ट अपेयर करते हो ना, इसमें फोकस ये मत रखिए कि मैं अगर इसमें अच्छे से स्कोर नहीं कर पाया तो अभी मेरे को 60/100 इसमें नहीं मिले तो यार मेरा तो कॉन्फिडेंस टूट जाए। अरे मिलने दो ना, 30/100 होने दो ना, जितनी गलतियां होनी है। हम तो चाहते ही, टेस्ट का मीनिंग क्या है, हम खुद को प्रेशर में अभी से डाले। हमको खुद को अभी से प्रेशर में डालना है। वो 3 घंटे का समय, अभी खुद को प्रेशर में डालो ना 2-3 बार। अभी जब प्रेशर में डालोगे तब जाके एग्जाम में वो प्रेशर से यूज टू हो जाओगे और तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा निखर के आएगा। अरे बेटा, विराट कोहली भी तो वर्ल्ड कप खेलने के पहले पहले क्या करता है, नेट प्रैक्टिस करता है। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले मैच प्रैक्टिस करता है। फिर उसके बाद वो स्क्वाड के बीच में मैच प्रैक्टिस हुई, फिर उसके बाद वार्म अप मैचेस होती है, फिर जाके वर्ल्ड कप खेलता है वो। तो आप क्यों खुद को विराट कोहली से दिग्गज समझते हो कि भैया मैं तो सीधा टेस्ट दूंगा एग्जाम में। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं करना। 2 टेस्ट दे दो और इसमें आने दो ना, जो भी मार्क्स आना है आने दो। हमको खुद को प्रेशर में डालना जरूरी है। ठीक है, वो एक जोन में खुद को ले जाना जरूरी है। तो 2 टेस्ट दो और वो 2 टेस्ट देने के बाद फिर एग्जाम दो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट से मेरे को लगता है कि अभी फाइनल आपके जो 40 दिन बचे उसमें आपने ये चीज यहां पे याद रखनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। प्लीज सभी लोग ये चीज लिख लेना जो मैंने बोली। और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, इसको अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से भी आपको सारा ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको ये 2 जो वीडियो है ये आपको प्रोवाइड करना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको रिवीजन जो करना है, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, एएस वगैरह सारे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर लूंगा। उसको सभी लोग सेव करके रख लेना। और वीडियो के एंड में भी आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो के एंड में ये रिवीजन की प्लेलिस्ट भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग ये चीज कीजिए, बढ़िया से बढ़िया मचाइए यार जीवन में। और आपका अभी एग्जाम आ रहा है, लाइए एकदम 90-95 और चीर दीजिए एकदम। अपने मम्मी पापा को खुश कीजिए और उनके चेहरे पे वो हंसी देखिए यार, वो पिताजी का सीना देखना एकदम चौड़ा होके, ये मेरा बेटा किया है बोले। कोई भी आके पूछ रहे यार आपका बेटा बहुत बड़ा काम किया, पिताजी खाली सीना चौड़ करके वहां पे ऐसे मुस्कुरा रहे और मुंडी हिला के जवाब दे रहे। बोल के क्यों जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इमोशनल है, आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आने वाले। यार वैसा फीलिंग तो दो, माँ की
आपकी आंखों की खुशी के आंसू रुकने ही मत दो, वैसा रिजल्ट लेके आओ, बहुत मेहनत करो यारो, चीरो जाके जीवन में। कुछ भी आपको जानना समझना हो मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बेसिस पे मैं आगे के वीडियोस बनाते रहूंगा, जैसे ये वाला वीडियो भी मैंने कमेंट के बेसिस पर ही बनाया है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, थैंक यू सो मच, करते रहिए लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। रिवीजन प्लेलिस्ट आपके लिए अटैच की है, उसको लॉजिकली पूरा पढ़िए, और मैं बता रहा हूं वो प्लेलिस्ट से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद होगी। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।